Hello everyone, this is Murtaza Ali Athar. I am assistant professor in the Department of Urdu in the Khwaja Mainuddin Chishti Language University, Lucknow. Before starting today's lecture, I will welcome all the viewers and my students who will be watching this video. The today's topic for the lecture is the art of translation, यानी तर्जुमे का फ़न। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले मैं समझता हूँ कि इसके अहदाफ और इस मौजू का तारुफ ख़ासकर अपने तलबा के लिए करा देना बेहतर होगा, इसलिए कि इस कोर्स को डिज़ाइन ख़ासकर उन तलबा के लिए किया गया है जो आम तौर पर मदरसे से फ़ारिग़ तहसील होते हैं और जिन्होंने आम तौर पर कम से कम मैट्रिकुलेशन के लेवल तक अंग्रेज़ी को बहैसियत मज़मून उसका मुताला नहीं किया होता है। ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस यानी तर्जुमा, नज़रिया और मश्क, इसके पहले हिस्से पे आज गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक़ तर्जुमे के नज़रियाती पहलू से है। और तर्जुमे के फ़न पे बात करने से पहले यानी तर्जुमे की तारीफ़, तर्जुमे की गर्द व ग़ायत, तर्जुमे की अहमियत और तर्जुमे की अक़साम पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि तर्जुमे की ज़रूरत क्या है और आज की आलमगीर इस फ़िज़ा में, ग्लोबलाइजेशन की इस दौर में तर्जुमे की गूनागूं अहमियत में इजाफ़ा क्यों हो रहा है। नाज़रीन, तर्जुमे की अहमियत और ज़रूरत यूँ तो हर ज़माने में मुसल्लम रही है, ताहम ग्लोबलाइजेशन और बरकी टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में इसकी अहमियत में खातिरख़्वाह इजाफ़ा हुआ है। इसलिए ये मज़ीद ज़रूरी हो जाता है कि नई नस्ल के तालीमी निसाब में तर्जुमे को भी शामिल किया जाए ताकि तलबा कस्बे माश के अलावा तहज़ीबी और सक़ाफ़ती तक़ाज़ों की तकमील नीज़ अपने ज़ौक़ जुस्तजू का सामान भी इसके ज़रिए फ़राहम कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, तर्जुमा एक आर्ट है और दूसरी किसी भी फ़न की तरह तर्जुमा निगारी की बुनियादी शर्त मुतरज्जिम का ज़ौक़ है। यूँ तो ज़ौक़ का ताल्लुक़ फ़र्द की उस्ताद तबा से होता है, लेकिन तर्जुमे की साइंटिफिक तदरीस और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मज़कूरा मज़मून में तालिब इल्म की दिलचस्पी का सामान भी फ़राहम किया जा सकता है। किसी भी फ़न में महारत के लिए तीन चीज़ों की मौजूदगी लाजमी है, यानी मुताला पहली चीज़ होती है, शर्त होती है, दूसरी चीज़ रियाज़त और तीसरी चीज़ मश्क होती है। तर्जुमे के फ़न और तकनीक से मुतालिक अहम निकात की तरसील के ज़रिए ये हदफ भी हासिल किया जा सकता है। पेश नज़र जो गुफ्तगू मैं आपसे करना चाह रहा हूँ एक मज़मून की शक्ल में, उसमें यही तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की जाएगी। सीधे से अपने इस पूरे मज़मून के पहले हिस्से में जो मैं ट्रांसलेशन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उसके अहदाफ और तर्जुमे की ज़रूरत पे आते हुए ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तर्जुमे की अहमियत से हर कस व नाक़िस वाक़फ़ है, मगर एक तलबा को ये भी समझना चाहिए, मिसाल के तौर पर, कि कुरान शरीफ को अरबी ज़बान में जो हमारी मजहबी किताब मुक़द्दस किताब कहलाती है वो अरबी ज़बान में आई, मगर उसको मकबूलियत अवामुन्नास की सतह पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो कहलाती है, और कुरान के एक मानी भी ये हैं कि जिसकी क़रत सबसे ज़्यादा की जाए, वो वजह क्या हुई। यानी अरबी में हम कुरान को पढ़ तो लेते हैं, मगर आम तौर पर मैं खुद हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, जिन अवाम से गुफ्तगू कर रहा हूँ उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान से है। वहाँ पर हम लोग कुरान को अरबी में पढ़ते ज़रूर हैं, मगर कुरान को समझते उर्दू में। ये काम तर्जुमे के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। इसी तरह से इंजील मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ ज़बानों में तराजिम हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर हिंदुस्तान के पस मंज़र में हम देखना चाहें तो वो चाहे महाभारत जैसी मजहबी मुक़द्दस किताब हो या भगवद गीता हो, इनके तराजिम के ज़रिए ये ख़यालात जो इन किताबों में पेश किए गए थे उनकी तरवीज व इशाअत हुई है, और दुनिया भर की तमाम तर ज़िंदा ज़बानों में इन सभी मजहबी कुतुब की
तर्जुमे भी हो चुके हैं। यहीं पर एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ, सिर्फ तलबा की इल्म में इजाफे के लिए या उनकी जानकारी के लिए, कि मिसाल के तौर पर अदब से हम जब इस बात को जोड़ना चाहेंगे कि अदब में तर्जुमे की क्या इफादियत और क्या अहमियत है, तो सिर्फ दो मिसालों के साथ, ऐसे तो बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं। एक बैरूनी अदब से मिसाल पेश करना चाहता हूँ और एक मुल्की अदब से मिसाल पेश करना चाहता हूँ। अल्फ लैला जो अरबी में लिखी गई एक बहुत ही मकबूल और बहुत ही मशहूर व मारूफ दास्तान है। अल्फ का मतलब हज़ार होता है और लैल का मतलब आप लोग जानते हैं कि रात होता है, यानी ऐसा किस्सा जो 1000 रातों तक चला हो। जाहिर सी बात है, कोई भी किस्सा इस तरह का नहीं हो सकता है कि 1000 रातों तक उसे लगातार बयान किया जा सके। मैं इसके पस मंज़र में नहीं जाना चाहता हूँ, अभी गुफ्तगू का मौजू भी ये नहीं है। सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इसमें किस्सा दर किस्सा की तकनीक अपना के बहुत छोटे छोटे क़साइस का एक मजमूआ है, जिसे हम अल्फ लैला कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि दुनिया की तमाम तर ज़ुबानों में इसके तर्जुमे हो चुके हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ अरब, जहाँ से इस दास्तान की शुरुआत होती है, वहाँ से बाहर निकलकर अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में जो तदरीसी किताबें हैं, यानी बच्चों की जो निसाब की किताबें हैं, उनका भी हिस्सा होती है। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जब कोई यूरोपियन इंग्लैंड से आने वाला एक शख्स या अमेरिका से आने वाला शख्स, हो सकता है वो अल्फ लैला के बारे में न जान रहा हो, लेकिन जब आप अरेबियन नाइट्स कहेंगे तो वो उस बात को समझ रहा होता है, क्योंकि उसके कुल्ली तौर पर, यानी पूरी दास्तान के तराजिम या उसकी जुज़वी तराजिम, यानी उसके छोटे छोटे क़साइस जो उसमें मौजूद हैं, उनके तर्जुमे दुनिया भर की ज़ुबानों में हुए हैं और यूरोप की ज़बानों में कसरत से हुए हैं और कसरत से पढ़ाए जाते हैं। उसकी मकबूलियत का आलम यह है कि मैं बयान कर चुका हूँ कि इंसान अल्फ लैला ना जाने मगर वो अरेबियन नाइट जान सकता होता है, और ये मकबूलियत किस वजह से हासिल हो रही होती है, इसके पीछे जो रीज़न होता है, उस चीज़ को हम ट्रांसलेशन या तर्जुमा कहते हैं। इसी तरह से जब हम मुल्की अदब से अपने हिंदुस्तान से मिसाल लेना चाहेंगे, तो आप सब जानते हैं एक बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है, जिस पर पहला हिंदुस्तान का नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के तौर पर, रवींद्रनाथ टैगोर, जो एक बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ शायरी में बल्कि फ़न मुसव्वरी में, दूसरे फ़नून लतीफ़ा में भी उनका नाम बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ लिया जाता है। उनकी एक किताब है जो नज़्मों का मजमूआ है, बांग्ला ज़बान में यानी बंगाली ज़बान में लिखी गई 1910 ईस्वी में, जिसे गीतांजलि कहा जाता है। 1910 में ये किताब बांग्ला ज़बान में लिखी गई। इसके बाद 1912 ईस्वी में इस ज़बान का पहली बार अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ। अंग्रेज़ी में तर्जुमा होने की देर थी कि इस किताब की मकबूलियत में कई चंद इजाफा हो जाता है। उसके बाद इस ज़ुबान का फ्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा होता है, और फिर आलम यह होता है कि दुनिया भर की तमाम तर ज़ुबानों में अभी इस किताब के तराजीम हो चुके हैं और आज भी तर्जुमे किए जा रहे हैं। उर्दू की हम बात करें तब भी इस किताब का तर्जुमा सबसे पहले गुले अर्ज़ नगमा के नाम से नियाज़ फ़तेहपुरी ने किया, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। उर्दू में इसके मंजूम और मंसून तराजिम हो चुके हैं। सबसे आखिर में अगर तर्जुमे की बात की जाए तो अभी चंद साल पहले मरहूम नैयर जलालपुरी ने इसका तर्जुमा किया था गीतांजलि का, जिसकी वजह से उन्हें अवार्ड या एजाज़ से भी नवाजा गया था। तो इन दो छोटी सी मिसालों से आप समझ सकते हैं कि तर्जुमा कितने बड़े कारनामे अंजाम देता है। इसके अलावा सिर्फ बात को अपनी कंक्लूड करता हूँ ये कहते हुए कि एक जगह के अदब को समझने के लिए, एक जगह की तहज़ीब को समझने के लिए, यानी 7 समंदर पार की जो तहज़ीब है उसको जानने के लिए, वहाँ पर क्या नई चीज़ों पे बातें हो रही हैं, वहाँ के फ़लसफ़े क्या हैं, किन नई चीज़ों के इंकिशाफ़ात हो रहे हैं, किन नई चीज़ों के ईजादात हो रहे हैं, इनको समझने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो तर्जुमा होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज के दौर में हर तालिबे इल्म कम से कम 2 ज़ुबानों को न सिर्फ जाने बल्कि उन पर किसी हद तक उबूर भी रखता हो। इससे वो दुनियावी तौर पर चलने वाली नई नई इल्मी बहसों से
تعلیمی بحثوں سے اور نئے انکشافات سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ اگلے کلاس میں کوشش کریں گے آپ لوگوں کو بتانے کی کہ ترجمے کا فن یعنی ترجمے کی اقسام کیا ہیں اور ترجمے کی وہ کون سی راہیں ہیں جن کے ذریعے ہم ترجمے کو اپنا سکتے ہیں اور ترجمے کا اسلوب سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ لوگوں سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔